Introduce yourself shortly. So my name is Shaurya Malhotra. I was born and brought up in Indore. I completed my graduation from BITS Pilani in mechanical engineering. Simultaneously, I also completed my MSc Physics from there. During my course at BITS Pilani, I completed 2 internships. One was at Hindalco Industries, which is an aluminium manufacturing plant, and another one was at Tata Motors, which was my major project also. It was a 6-month internship course. After that, I worked in Dell Analytics as a business analyst, and I worked there for 1 year. In 2017, I started my preparations for MPPSC, and in my first attempt, I got selected at the post of Assistant Jail Superintendent, and after that, this is my second attempt for the State Service Examination. अभी आप काम कर रहे हैं? नहीं सर, नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया? नहीं सर। आप चाहते तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं प्राइवेट जी सर। सेक्टर में, टेक्निकल फील्ड में। जी सर। है ना? बहुत ब्राइट फील्ड रहेगा, बहुत तरक्की रहेगी इसमें। तो यहाँ क्यों आ रहे हैं? सर एक्चुअली जब मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि जो So this is how you start your MPPSC journey. What will you do now? बहुत ढूंढा, पर कोई अच्छा स्टडी मटेरियल नहीं मिला। जो मिला वो कॉपी पेस्टेड, आधा अधूरा, irrelevant है। To solve this problem of MPPSC aspirants, Young Minds has introduced Be a Master in MPPSC study material. मेरे अंदर क्वालिटीज़ इनकलकेट हुई है इतने सालों में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और कैसे अपने आप को जॉब के लिए अडेप्ट करना है, उनसे मैं अपने किस तरीके से समाज का भला कर सकता हूँ। तो और सर जो अपन इंजीनियरिंग करी थी और कॉर्पोरेट फील्ड में गए थे, तो वो शुरू से पेरेंट्स के कहने पे कि इंजीनियरिंग कर लो, करियर पाथ पेरेंट्स ने डिसाइड किया था। ये मेरा खुद का डिसीजन था सिविल सर्विसेज में आने का, इसलिए मैं सब छोड़ के सिविल सर्विसेज की तरफ आया। जी सर। और इंदौर बड़ी फेमस जगह है। यस सर। लगातार 5 वर्ष से यस सर, नंबर 1 पोजीशन पर आ रहा है। यस सर। और 6वीं बार भी नंबर 1 पोजीशन पर आए इंदौर जी सर। स्वच्छता अभियान में। तो उसके लिए हमें ऐसे क्या कुछ कार्य अलग करना पड़ेगा? सर जो क्लीनलीनेस मॉडल है इंदौर का, वो काफ़ी रोबस्ट है, जो हम सोर्स सेग्रीगेशन को और बेटर कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास सिर्फ सोर्स सेग्रीगेशन में 2 चीज़ें हैं, हम गीला कचरा और सूखा कचरे की बात करते हैं, उसमें हम इसको थोड़ा सा और जागरूकता बढ़ा के डीकम्पोजेबल और नॉन डीकम्पोजेबल वेस्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम NGOs की मदद ले इसमें प्रॉपरली लोगों को समझा पाएँ कि डीकम्पोजेबल कचरा क्या होता है और नॉन डीकम्पोजेबल कचरा क्या होता है, तो इससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। और जो दूसरी चीज़ सर क्लीनलीनेस से रिलेटेड, तो सर एयर क्वालिटी पे हम फोकस कर सकते हैं। क्लीनलीनेस की जब हम बात करते हैं तो हम वाटर प्लस सिटी तो बन ही गए हैं, तो फर्स्ट सिटी जो वाटर प्लस का टैग लेके आई है, तो हम एयर क्वालिटी की पे भी हम वर्क कर सकते हैं। सर क्लीनलीनेस से रिलेटेड तो इतना ही मुझे है। नगर निगम भी उसके ऊपर फोकस कर रही है, कोई प्लास्टिक झोले वाले बाबा सब कुछ प्लास्टिक। यस सर, प्लास्टिक वेस्ट को रिड्यूस करने पे हम फोकस कर सकते हैं कि क्लीनलीनेस से ज़्यादा सर ये एक एनवायरनमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल काम है। क्लीनलीनेस ड्राइव एक अलग चीज़ हो जाती है, और प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए अगर हम जागरूकता बढ़ाएं तो वो एक बहुत बेनिफिशियल होगा इंदौर को नंबर 1 रखने में भी, और एक रिसाइकलेबल चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करने में। इंदौर के नंबर 1 आने में 3 फैक्टर्स बताइए, किनको श्रेय देंगे आप? सर सबसे पहला फैक्टर था कि जो लोगों का एटीट्यूड चेंज किया गया है। स्कीम्स तो पहले भी क्लीनलीनेस से रिलेटेड चल रही थी, पर जिस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया है, तो पहला चीज़ वो होगा किस तरीके से लोगों का एटीट्यूड चेंज किया गया। दूसरी चीज़ सिविल सोसाइटी का जो माइंड से चेंज हुआ है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है इसमें, जो GPS एनेबल्ड हमने गार्बेज कलेक्शन वैन्स बनाए हैं, किस तरीके से लोगों को सिखाया कि सोर्स सेग्रीगेशन क्या होता है। और तीसरी चीज़ से देना चाहूँगा सर, जो ये मॉडल है ये एक हाई रेवेन्यू मतलब हाई कॉस्टिंग मॉडल है, मतलब इसमें पैसा बहुत खर्च होता है। तो किस तरीके से इंदौर नगर निगम ने जो वेस्ट हमें निकलता है उसको वेल्थ में कन्वर्ट करने का जो काम किया है कि हम उसी से बायोफ्यूल बना रहे हैं, उसी वेस्ट से ब्रिक्स बना रहे हैं, पेवर्स बना रहे हैं।
तो उसको मैं श्रेय देना चाहूँगा सर। आपकी हॉबी क्या है? सर मेरी हॉबी फुटबॉल खेलना है। फुटबॉल। जी सर। हॉबी का मीनिंग क्या होता है? सर हॉबी का मीनिंग होता है जो आप अपने फ्री टाइम में अपने आप को रिलीव करने के लिए जो आपको करना पसंद हो उसको हॉबी कहते अब हैं। आपकी हॉबी ऐसी है कि आप हो सकता है रात को फ्री हो, जी सर। तो फिर हॉबी पे कैसे? सर तो फुटबॉल देखता भी हूँ सर, मैं खेलना ही पसंद है, देखना ही पसंद है। तो एक्चुअली जो फुटबॉल मैचेस होते हैं वो जनरली रात के टाइम ही होते हैं, तो मैं कभी कभी जब पढ़ाई से फ्री होता हूँ तो मैचेस देखना पसंद करता हूँ। लियोनेल मेसी के खेल की क्या विशेषता है? सर लियोनेल मेसी का जो खेल है वो सिर्फ फुटबॉल में हम हमेशा गोल स्कोरर को बहुत महत्व देते हैं, पर लियोनेल मेसी एक ऐसे प्लेयर है जो एक गोल स्कोरर होने के साथ साथ एक प्ले मेकर भी हैं। वो मतलब पूरी टीम का टेम्पो मिडफील्ड से कंट्रोल करके आगे तक लेकर आ सकते हैं, ये उनके खेल की विशेषता है सर। डिएगो मैराडोना के बारे में आप जानते हैं? जी सर। उन्होंने एक गोल किया था जो मुझे अच्छे से याद है, मैंने मैच देखा था। जी सर। उसके बारे में बताएंगे, बड़ा शानदार गोल था सर अगर आप वो हैंड ऑफ गॉड वाले गोल की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वो सेमीफाइनल मैच था वर्ल्ड कप का, तो उन्होंने उसमें अर्जेंटीना के मैच में उन्होंने हेडर मारने की बजाय अपने हाथ से बॉल को अंदर कर दिया था, तो उसको, और वो उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उसको पकड़ लिया जाए, तो वो था सर हैंड ऑफ गॉड। फुटबॉल की गेम से आपको ऐसी क्या चीजें सीखने को मिलती कि आप एक अच्छे प्रशासक बन जाएंगे? सर एक प्रशासक का काम रहता है कि वो पूरे टाइम एक्टिव रहे, वैसे ही कभी भी कोई सी प्रॉब्लम आए तो उसको फेस करने के तैयार रहे। जैसे फुटबॉल का गेम रहता है वो भी बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व रखता है, पूरे टाइम 1.5 घंटे आप 1 मिनट भी रुक नहीं सकते, और एक टीम वर्क की जो स्पिरिट आपको समझ आती है कि आप 11 लोगों की टीम है तो आपको सबको साथ में मिलके एक लक्ष्य की तरफ काम करना है, तभी आपका मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होएगा। डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपके 3 लक्ष्य बताइए जिनको आप फुलफिल करेंगे सबसे पहले। सर अगर मैं डिप्टी कलेक्टर बनता हूं तो जो मेरी सबसे पहली 3 प्रायोरिटीज़ होंगी कि जो भी हम जॉब को पेपर्स पे पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करूंगा कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरी चीज़ जो वहाँ पे सीनियर्स होंगे उनके साथ उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है मेरे से उसको समझने की कोशिश करूंगा। तीसरी चीज़ जिस जगह पे मेरी पोस्टिंग हुई है उस जगह को और वहाँ के लोगों को समझने की कोशिश करूंगा, उससे मुझे वहाँ की समस्याओं का एक बेटर व्यू मिलेगा कि यहाँ की एक्चुअल समस्याएं क्या है, मेरे पास उनको दूर करने के लिए रिसोर्सेज क्या है, फिर उन रिसोर्सेज का आंकलन करके मैं कोशिश करूँगा जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन वहाँ के लिए मैं ढूंढ सकता हूँ वो कोशिश करूँगा। जी सर। थर्ड पर रखा है उसको पहले नंबर, लोगों को समझने वाली बात। जी सर। बॉस को समझने की आवश्यकता नहीं है, बॉस इज ऑलवेज राइट, ठीक है ना? जी आप सर। तो लोगों को समझिए, लोगों के लिए जा रहे हैं आप। जी सर। आप नौकरी किसके लिए कर रहे हैं? लोगों के लिए, जनता के लिए। जनता के लिए सर, जनता के लिए। जनता के लिए। बॉस एक बार गलत भी हो सकता है, मगर जनता वो गलत की नहीं सर। समस्याओं को सॉल्व कराना आपकी जिम्मेदारी है, जी सर। है ना? आपको जो इतना टेक्निकल नॉलेज प्राप्त किया, इतनी पढ़ाई लिखाई में इतना पैसा भी खर्च हुआ आपके लाने Yes, sir. और आपने टाइम इसके ऊपर खर्च किया है, जी सर। वो प्रशासनिक सेवा में आने के बाद यूजलेस नहीं हो जाएगा? सर प्रशासनिक सेवा में एक्चुअली जो हमारे कन्वेंशनल वेज हैं उसमें रिसोर्सेज की हमेशा लिमिटेशन रही है प्रशासनिक सेवाओं में, तो जो मैंने सीखा है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका जो डेवलप होता है कि कैसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके कम से कम रिसोर्सेज में उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से यह इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। एक इंजीनियर का माइंडसेट होता है सर कि मैं इस प्रॉब्लम को यूनिक तरीके से कैसे सॉल्व करूँ। लेकिन कुछ और बात बताऊँ? जी सर। पिछले 7 दिन से इंटरव्यू ले रहा हूँ जी सर। और 80% कैंडिडेट मैंने इंजीनियरिंग वाले देखे। जी सर। तो सबके सब इंजीनियर इधर आ जाएंगे तो उधर कौन रहेगा? सर 80% माइंडसेट एक जैसा हो नहीं सकता है। जी सर। क्योंकि मैंने देखा इंजीनियर की जब प्रशासक बनता है ना उससे बाद अपने इंजीनियरिंग के ज्ञान को भूल जाता है, जी सर। उसको फिर वही सब नजर आता है। जी सर। आईपीसी, सीआरपीसी, धारा 144, कर्फ्यू, ये सब चीजें दिखती है उसको, जी सर। वो सब भूल जाता है इंजीनियर का। तो ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं अपने जो समय है उसको बर्बाद कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कॉलेज जो सरकार ने बनाए हैं वहाँ पर दूसरे कैंडिडेट की जगह पर हमने रोका। सर कोई सा भी ग्रेजुएशन करना तो प्रशासन में आने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, और उस टाइम मेरा लक्ष्य इंजीनियरिंग करना ही था तो मैं इंजीनियरिंग करी, पर जब मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ वो सेटिस्फैक्शन नहीं है जो मुझे प्रशासनिक सेवाओं में मिल सकता है, इसलिए मैं यहाँ आया। और इंजीनियरिंग से जुड़े रहने का जहाँ तक सवाल है सर, मुझे अच्छा लगता है
कि जो बाहर के बच्चे हैं उनको मैं इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाता हूँ। तो मैं जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तो मैंने ये स्टार्ट किया था, जो यूएस और यूके की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ के बच्चों को मैंने इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाना स्टार्ट किए थे, जो मैं अभी भी कंटिन्यू करता हूँ। आखिरी प्रश्न। जी सर। आपके नाम का अर्थ क्या है? सर मेरा नाम का अर्थ है ब्रेवरी। ब्रेवरी है ना? जी सर। कोई ऑपरेशन शौर्य चलाया था भारत सरकार ने? सर मैंने इस नाम से भारत सरकार को गारंटी अवार्ड देती है? यस सर। क्या नाम है सर? शौर्य चक्र। शौर्य चक्र किसको मिलता है? सर ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, जो मतलब नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एलियन, अगर आप कोई ब्रेवरी का काम करते हैं उस संदर्भ में दिया जाता है। 3rd हाईएस्ट उसमें 3rd उस पे आता है, 3rd नंबर पे पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स में। वेरी गुड। आपने शौर्य चक्र को 3रे नंबर पर दिया? जी सर। ठीक है, पहले नंबर पर कौन सा था? अशोक चक्र आता है सर, अशोक चक्र। अशोक चक्र। जी सर। परमवीर चक्र कब आता है? सर परमवीर चक्र वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड है, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जो शौर्य चक्र, अशोक चक्र, ये पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड एक्ट ऑफ ब्रेवरी वे नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एलियन उसमें दिया जाता है। अभी तक कितने लोगों को परमवीर चक्र मिला है? सर परमवीर चक्र 21 लोगों को मिला है, और जो लास्ट मिला था वो कैप्टन विक्रम बत्रा को मिला था कारगिल युद्ध के समय पे। और कोई सा नाम याद आ रहा कारगिल युद्ध का जैसे परमवीर चक्र मिला? नहीं सर। याद कर लीजिए। भवन का चौराहे का नाम बदलने वाला है, क्या रखा जाने वाला है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं है सर। आज कितनी तारीख है? आज सर 22 जनवरी। 23rd का क्या महत्व है? सर 23rd को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो स्वामी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी मानी जाती है सर। कुछ होने वाला है? सर इस बार प्रधानमंत्री जी ने सुभाष चंद्र बोस जी का एक स्टैचू बनाने की बात करी है इंडिया गेट में दिल्ली में। तो उन्होंने बोला है कि जब तक ये स्टैचू बन के कंप्लीट नहीं होता है, ग्रेनाइट का स्टैचू, जब तक हम एक होलोग्राम से वहाँ पे स्टैचू को अनवील करेंगे, जो कल किया जाएगा सर। क्या हाइट और चौड़ाई होगी उसकी? नहीं सर, इसकी जानकारी नहीं है सर मुझे। नहीं किस जगह लगने वाला है? सर ये जो इंडिया गेट है उसके सामने, जहाँ उसके सामने एक गेट है छोटा सा, उसमें ये लगेगा। बिल्कुल ठीक है। आप बताइए, ये बॉटल है। जी सर। इसका मास m है और 9.8 m क्या हो जाएगा? यस सर। 9 वेट हो जाएगा सर इसका। वेट हो जाएगा। जी सर। ठीक है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्मॉल जी? स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन, सो इट वुड बी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुड, बिल्कुल ठीक है। अब आप बताइए, मीथेन गैस का भंडार कहीं पाए गए हैं? कौन से जिले में पाए गए हैं मध्य प्रदेश के? सर इसके बारे में मैंने पढ़ा था, शायद सतना जिले में मीथेन गैस का, पर मुझे 100% श्योर नहीं है सर इसका, पर सुना था सर कि मीथेन गैस का भंडार वहाँ पाया गया। मीथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। CH4। सर। C क्या है? कार्बन। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? सर 4, जो उसमें बॉन्ड बनाने की क्षमता रहती है। तो ये संतृप्त कार्बन है? जी सर। सैचुरेटेड कार्बन? नो सर। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है? सर ऑर्गेनिक वो कंपाउंड, जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सिर्फ उन कंपाउंड्स की बात करते हैं इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं, बाकी फिर कोई और कंपाउंड होता है तो उसको हम इनऑर्गेनिक में। नदी के पानी से एक जहाज समुद्र के पानी में जाता है। जी सर। तो क्या कैसा दिखाई देता है? सर नदी के पानी से जब जहाज समुद्र के पानी में जाएगा तो वो थोड़ा सा उठ जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी की डेंसिटी नदी के पानी से ज़्यादा रहेगी। बढ़िया। उड़ जाएगा कि झुक जाएगा? क्या मतलब जो उसका सबमर्ज लेवल है वो कम हो जाएगा, कम सबमर्ज हो जाएगा वो। जी सर। बहुत बढ़िया। जो हीरा है, डायमंड, जी सर। कैसी धातु है? सर डायमंड एक एलोट्रोप है कार्बन का ही, सिर्फ कार्बन है जिसमें कार्बन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है। हार्डेस्ट मटेरियल ऑन दी अर्थ माना जाता है। किस काम आता है डायमंड? सर डायमंड एक्चुअली प्रिसीजन कटिंग के काम आता है, और उसके बहुत सारी यूजेस है। ऑर्नामेंटल यूज है मोस्टली और डायमंड इंडस्ट्री का, ऑर्नामेंटल और प्रिसीजन। सर डायमंड में का जो एक इंडेक्स रहता है बहुत ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा रहता है, उससे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है डायमंड में। यस सर, तो इसलिए चमकता है सर। बहुत बढ़िया।
दर्पण है, उसके सामने घड़ी रखी है। जी सर। घड़ी में 10 बज रहे हैं। जी सर। तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कितना दिखाई देगा? 2। 2। जी सर। क्या किस मेथड से आपने पता लगाया कि 2 बजेगा? सर जो लीनियर इन्वर्जन होता है, जो दर्पण रहता है उसमें लीनियर इन्वर्जन हो जाता है इमेज का, तो यदि वो 60 डिग्री या 30 डिग्री टू द लेफ्ट इंक्लाइंड है तो 30 डिग्री टू द राइट इंक्लाइंड दिखेगी हमें। इसी 10 की संख्या को पानी में देखा तो क्या प्रतिबिंब दिखाई देगा 10 का? सर पानी में सर हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते लाइट किस तरीके से रिफ्रैक्ट होगी, वो मैं नहीं बता पा रहा। वाटर इमेज? सर वाटर इमेज पढ़ी है तुमने? जी सर। वो तो मिरर इमेज का आपने आंसर दिया कि लेफ्ट टू राइट हो जाता है। सर वाटर में जो 10 ही दिखाई देगा, बस घड़ी थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देगी हमें। अच्छा 10 ही क्यों दिखाई देगा? कुछ चेंज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सर वो उसका जो हैंड है वो पूरी घड़ी उठी हुई नजर आएगी बराबर से हमें, एक सिर्फ हैंड का मूवमेंट अलग से नहीं कुछ होएगा उसमें। कैसा इमेज बनती है पानी में आपको मालूम है? किसी भी डिजिट की या किसी भी लेटर की इमेज किस तरह की बनती है पानी में? तो हम मानेंगे कि आपका आंसर बिल्कुल तर्कों के आधार पर सही है। सर जो उसकी जो डेप्थ रहती है वो कम दिखाई देती है हमें, अपनी जगह से हिली हुई दिखाई देती है, क्योंकि लाइट की जो रेज होती है वो बेंड हो जाती है जब हवा से पानी में जाती हैं तो। अच्छा ABC लिखा हुआ है, अब ये वाटर में कैसे दिखाई देगा? सर ABC मुझे जहाँ तक लगता है ABC ही दिखाई देगा वो। जी सर। कोई परिवर्तन नहीं होता है? नहीं, जानकारी इसकी जानकारी नहीं है सर। आंसर बिल्कुल ठीक नहीं है। जी सर, इसको ज़रूर मैं देखूंगा, अगर इसमें ऐसा कोई फिनोमिना होता है तो मैं इसको चेक करूंगा। शौर्य जी मैम। आपके व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इंजीनियरिंग के अलावा जो दिखाई दे रहा है आपकी प्रोफाइल में, वो है खेल। जी मैम। 2 खेल मुझे दिखे इसमें। जी मैम। तो वेट लिफ्टिंग में प्रिंस पिलानी में आपने गोल्ड लिया है। जी मैम। और जैसा कि आपने जिक्र किया फुटबॉल जी मैम। आप खेलना भी पसंद करते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी भी रहे हैं। जी। बहुत संक्षेप में मुझे बताइए कि व्यक्तित्व विकास का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, या यूँ कहें कि खेल से आपकी पर्सनैलिटी में क्या वो परिवर्तन आया जो सामान्य से आपको अलग करता है? जी मैम, खेलों से जो हमें कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है सबसे पहले तो वो सीखने को मिलती है। एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के हम हार में भी संतुष्ट कैसे रहे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कैसे रहे। ज़रूरी नहीं है हर खेल में हम हर बार जीतें। यदि हम किसी से हारे हैं तो हमारी गलतियां हम उसको एनालाइज कर सकते हैं कि हमने क्या गलतियां करी थी, अपने आप को बेहतर बनाने का एक मौका मिलता है। तो एक टेंडेंसी इनकलकेट हो जाती है हमारे अंदर कि यदि हमसे कोई चीज़ नहीं हो रही है तो हम क्या गलत कर रहे हैं और हम उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसको हमें लाइफ में भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। दूसरी चीज़ एक नेवर गिव अप एटीट्यूड जो खेलों से हमें सीखने को मिलता है वो मिलता है। एंड नेवर गिव अप होप टिल द लास्ट मिनट, द गेम इज ऑन टिल द फाइनल विसल। एक ये स्ट्रेटजी मैं बोलता हूँ कि हमें इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए स्पोर्ट्स से। जो आप बात कह रहे हैं बहुत सही है, सारी चीज़ें सही है। आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी इंजीनियरिंग सेक्टर में भी अच्छा काम किया है? जी मैम। तो एक अच्छे विद्यार्थी इस फील्ड में जाते हैं पढ़ने के हिसाब से जी। और खेल में भी आपने अच्छे प्रदर्शन किए हैं। तो एक बुद्धिजीवी पैटर्न को चुनने के लिए जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर है या मेडिकल सेक्टर है, बौद्धिक क्षमताओं का परीक्षण कर वहाँ बच्चे जाते हैं और खेलों की दिनचर्या में सामान्य तौर पर क्या परिवर्तन दिखता है खिलाड़ी और एक दूसरे फील्ड में जाने वाले? मैम खिलाड़ी होने के इसमें एक फिजिकल फिटनेस हमारे अंदर रहती है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है कोई भी काम को करने की। तो ये एक है जो डेली आपको देखने को मिलता है और डेली एक इम्प्रूवमेंट की जो मैंने आपको टेंडेंसी बताई थी कि हम हर समय अपने आप से बेहतर करना चाहते हैं खेलों में भी। तो वही एक टेंडेंसी हमारी डेली लाइफ में भी आती है। अगर आज मैंने कोई चीज़ करी है तो कल उससे बेहतर कैसे करनी है, वो हमें इससे सीखने को मिलता है। अच्छा शौर्य, और क्या पसंद है आपको खेलों के अलावा? साहित्य में रुचि है? मैम मेरा पूरा जीवन पढ़ने में ही निकला है और खेलने में, तो मैंने ज़्यादा साहित्य में मेरी रुचि कम थी। किताबी ज्ञान मुझे थोड़ा ज़्यादा है चीज़ों का। जी अभी मुज़ाहिरा हो गया।
जी जी। बाकी आप अगर किसी को एडमायर करते हैं तो वो कौन है और क्यों? मैम मैं सबसे ज़्यादा अपनी मदर को एडमायर करता हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है लाइफ में, और उन्हीं के प्रिंसिपल्स पे हार्ड वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा। मेरी मदर टीचर थी और वो प्रिंसिपल बनी 40 साल की उम्र में। उन्होंने अपनी मतलब 30 इयर्स की थी मेरी मदर जब मेरे फादर को हार्ट स्ट्रोक आया था, और पूरी फैमिली मतलब एक फाइनेंशियल टर्मोइल से गुजर रही थी, तो मेरी मदर ने ही पूरी फैमिली को संभाला। 5,000 की सैलरी से उन्होंने उस टाइम पे जॉब चालू करी थी, क्योंकि वो 10-12 साल से अनएम्प्लॉयड थी। तो कैसे उन्होंने आगे सीख कर फिर उन्होंने अपना 40 साल की उम्र में अपना MA कंप्लीट करके हम बच्चों का ध्यान देते हुए भी उस फाइनेंशियल उसमें भी हमें सपोर्ट किया, और कभी गिव अप नहीं किया इन चीज़ों के की वजह से। तो उनसे मैंने बहुत सीखा, तो उनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ इस चीज़ के लिए। और उन्होंने अपना MA कंप्लीट किया, फिर जिस स्कूल में वो टीचर थी उसी स्कूल में फिर वो प्रिंसिपल के पद पर अभी कार्य कर रही हैं। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरा एक छोटा भाई है मैम। छोटा भाई है, क्या कर रहा है वो? वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में जॉब कर रहा है मैम। आपको जीवन के 28 वर्ष पूरे कर चुके हैं। जी मैम। अब आप प्रशासनिक सेवा में जाने का आपने जी। ये क्या आपका पहला प्रयास है? मैम ये मेरा सेकंड प्रयास है, जैसा कि MPSC का जहाँ तक सवाल जी है। जी सिलेक्ट हो चुकी है अच्छा सहायक अधीक्षक की। जी। अच्छा, मैं शायद पढ़ नहीं पाई प्रॉपर्ली इसको। तो क्या क्या गोल है इस बार? मैम गोल तो मैम डिप्टी कलेक्टर बनने का ही था शुरू से। जब मैं सहायक जेल अधीक्षक के पद पर भी चयन हुआ था मेरा, तो वो मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट था PSC की परीक्षा का, और सिर्फ 3 महीने की तैयारी में मैंने मेंस दी थी। तो मुझे पता था कि मैं बहुत बेहतर कर सकता हूँ, और मैंने सोचा था कि मैं एक और बार अपना अटेम्प्ट दूंगा। तो पर ये 2 कमियों के बारे में बताइए जी जिन पर आपको अभी काम करने की ज़रूरत है। जी मैम, एक पहली कमी है कि अगर यदि कोई प्रॉब्लम रहती है और मैं उसमें इंडल्ज हो जाता हूँ, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता हूँ उसका सोल्यूशन ढूंढने में। संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा है, जी कहना चाहते हैं। जी। हाँ। और दूसरी चीज़ है कि संवेदनशीलता मैम होनी चाहिए, पर आपको परेशान करे इतनी नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी फिर जी जी मैनेजमेंट स्किल्स से ज़्यादा मैम के एक प्रॉब्लम में अगर आप एनग्रॉस हो गए, तो जब तक आपको उसका सोल्यूशन नहीं मिल जाता तो आप प्रॉपरली फिर और कहीं ध्यान नहीं लगता है एक्चुअली। एक ये है जिस पर मुझे अभी वर्क करना है। और दूसरी थोड़ा रेजिमेंटेड लाइफ आपको अब रेजिमेंट करना है। जो एक पढ़ाई के समय में हमारा शेड्यूल एकदम उल्टा हो जाता है, हम दिन रात पढ़ते रहते हैं, तो एक लाइफ का जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा लेट सोने की आदत हो गई है पढ़ते पढ़ते लाइब्रेरी में बैठे बैठे, तो उसको मुझे सही करना है मैम। इनको संतुलन बनाने में खिलाड़ी की जी। दिनचर्या कैसे मदद करती है? जी क्योंकि एक खिलाड़ी की दिनचर्या बाकी विद्यार्थियों की दिनचर्या से बिल्कुल अलग है। यस मैम, और बिल्कुल स्पोर्ट्स से अलग हो जाते हैं मतलब तैयारी में, ये भी एक बहुत सारी पॉइंट। जी चीज़ों में आपकी मददगार साबित होती है। ठीक जी। है शादी? जी। कितने अल्फाबेट हैं अंग्रेजी वर्णमाला में? मैम जो वर्णमाला है उसी को अल्फाबेट हाँ, कितने कहते हैं। 24 24 हैं जी। सर? 24 हैं क्या? 26 सॉरी मैम आराम से 26। यस मैम, थोड़ा सा पानी पीना चाहे? कितने नहीं, वोवल सर, कितने कॉन्सोनेंट हैं? 5 वोवल है और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक। अगर मैं कहूँ कि वोवल 7 हैं और कॉन्सोनेंट 21 ही हैं, लेकिन दोनों का जोड़ 26 आता है, तो क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे? मैम मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मुझे बताया अभी आप सर पूछ रहे थे वो वेट कैलकुलेशन के बारे में, तो मैंने तो सुना कि वो चंद्रमा पे वेट 6 रह जाता है, तो जी सर। जी सर जो यहाँ पे जी सर। वो चंद्रमा पे 1/6 रह जाता है, तो क्या जी सर। सही बात है? सर वहाँ पे जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो अर्थ की ग्रेविटेशन का 6ठा भाग है, इसलिए वहाँ पे जो मास रहेगा वो तो सेम रहेगा ऑब्जेक्ट का, पर उसका वेट कम हो जाएगा। वेट कम जी तो मास और वेट अलग है? जी सर। अच्छा, तो इसको थोड़ा मुझे समझा था। जिसका अपन यहाँ जब दुकान से मैं 1 किलो शक्कर लाया, दुकान से मैं 1 किलो शक्कर जी लाया, सर। क्या भार उसका 1 किलो शक्कर लाया, तो चंद्रमा पे 1/6 किलो दे जाएगी? जी सर। क्या है? सर जो उसका वेट है, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और वेट है जो जिस फोर्स से वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो हम जैसे अर्थ पे उसको 1 किलो बोलते हैं, जब उसको वो
चंद्रमा में भी 1 किलो ही रहेगा, पर जो 1 न्यूटन फोर्स उसका लग रहा है, 9.8 न्यूटन जो उसका फोर्स है अर्थ की तरफ अट्रैक्शन का, वो चंद्रमा पे 1/6 हो जाएगा सर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मतलब ये है कि जो साधन बोलकर की परिभाषा में है जी वो सर। 1 किलो शक्ल है तो जी उसका सर। भार 1 किलो नहीं है वो। जी सर। वो मात्रा 1 किलो। मात्रा 1 किलो है। ये आपको इस ढंग से उत्तर देगा आपने। जी जी। अच्छा, चंद्रमा की बात चली तो बताओ चंद्रग्रहण कब होता है, कैसे होता है? सर जब मून, अर्थ और सन एक सीधी लाइन में आए थे, तो जो अर्थ की शैडो है वो मून पे कास्ट हो जाती है, उससे तो कुछ समय के लिए चंद्रमा दिखना बंद हो जाता है, उसको चंद्रग्रहण कहते हैं। अच्छा, कब होता है? सर ये अमावस्या पे होता है सर। अमावस्या पे होता है? जी सर। तो अमावस्या को तो वैसे ही चंद्रमा दिखते नहीं है, तो पूरा वो तो हर अमावस्या को चंद्रग्रहण ही होता है। जी सर। अमावस्या को वैसे ही चंद्र दिखते ही नहीं, अमावस्या को ओ सॉरी नहीं सर इसकी तिथि रहती है, मतलब चंद्रग्रहण और अमावस्या का, सॉरी मैं गलत कनेक्शन कर दिया मैंने। चंद्रग्रहण की सर तिथि मुझे नहीं पता, बस उसका कंसेप्ट पता है ये कैसे होता है सर चंद्रग्रहण। अच्छा, कोई तिथि क्या अमावस बोले आप? गलती से सर वो अलग कंसेप्ट है, वो अलग कंसेप्ट है सर। अमावस्या से कुछ और तिथि कुछ कौन सी दूसरी तिथि होती है पता? पूर्णिमा होती है सर और अमावस्या, 2 मुझे पता है तो सर। नहीं होगा। जी सर। पूर्णिमा को चंद्रमा पूरा दिखता है, जी सर। उस दिन को पूरा नहीं दिखेगा। जी सर। तो ये अच्छा ये बताओ कि जो ऑर्डिनरी दिनों में जो चंद्रमा दिखता है वो कटा हुआ दिखता है। जी सर। उसको तो ग्रहण नहीं बोलते हैं। नहीं सर। और जो पूर्णिमा के दिन जो शायद लगेगी जो कटा हुआ चंद्रमा दिखेगा उसी को ग्रहण बोलेंगे। जी सर। तो ऐसा क्यों? दूसरे दिन भी तो चंद्रमा कटा हुआ दिखता है। सर वो जिस रात को वो तो सर चंद्रमा की जितनी लाइट हमें दिख रही है, जितनी रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, उस हिसाब से चंद्रमा का शेप दिखता है, पर ग्रहण वाले दिन कुछ छोटे समय के लिए जो अर्थ, सन और मून है वो तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, और जो शैडो का जो मैं आपको बताया था जो जी, तो जो सूर्य ग्रहण में जाता है सर सूर्य ग्रहण में चंद्रमा जो है वो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो जो जी सर। अच्छा, तो इसी बारे में ये आपको पृथ्वी की गति के बारे में गति के बारे में मतलब सर जो 24 घंटे में सर एक रिवॉल्यूशन अपनी एक्सिस पे कंप्लीट करती है, और 365 डेज में सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करती है, एक रोटेशन कंप्लीट करती है सन के अराउंड। पोल स्टार के बारे में सुना है? जी सर। देखा है कभी? जी सर। हमेशा एक ही स्थान पे रहता है। जी सर। थोड़ा मेरे को ये समझाओ, जैसा आपने बताया पृथ्वी भी घूम रही है। जी सर। हाँ, 2 जगह घूम रही है। जी सर। 2 ढंग से घूम रही है। जी सर। गोल घूम रही है, फिर यूं भी घूम रही है। जी सर। मतलब अपन खुद ही स्थिर नहीं है। जी सर। खुद ही स्थिर नहीं है। यस सर। पर पोल स्टार तो जब देखो तब वहाँ स्थिर नहीं है। तो सर जो हमारा एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है उस एक्सिस पे वो पोल स्टार लाई करता है, इसलिए भले ही पृथ्वी घूमती है पर वो पोल स्टार अपनी एक्सिस पे ही रहता है, तो इसलिए वो हमें एक ही जगह पे स्थिर दिखता है। ये दो सर जो अर्थ का जो रिवॉल्यूशन का एक्सिस है, जो रोटेशन एक्सिस से 23.5 डिग्रीज पे टिल्ट होता है, उस एक्सिस की सीध में पोल स्टार रहता है। तो भाई एक्सिस भी 2 हो गए ना, अब तो एक्सिस भी 2 हो गए। पृथ्वी की एक तो जो आपका दैनिक गति। जी सर। एक तो ये, एक तो इसका एक्सिस। जी सर। और एक वो गति होगी। जी सर। ये जो रिवॉल्यूशन के एक्सिस है उसकी सीध में रहता है, वो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन की सीध में, एक्सिस ऑफ प्रॉपर आंसर ये है जी सर कि दोनों एक्सिस का कटान बिंदु जहाँ है, ओके दोनों एक्सिस का जहाँ कटान बिंदु वहाँ पोल स्टार है। जी सर ठीक है ना? जी तो सर। वो जब आप जहाँ भी रहेंगे दोनों एक्सिस पे, क्योंकि आप जब झूले पे घूमोगे जी तो सर बीच में जाए वो ऊपर से ऐसे दोनों एक्सिस पे जो कटान बिंदु ये उसका प्लॉट है। जी सर खाली एक एक्सिस पे मिलते हैं तो यस सर चेंज होगा। जी सर ठीक है, बढ़िया। मैडम श्योर ठीक जी है। सर। आप संतुष्ट हैं अपने इंटरव्यू से? जी सर पहले और आज में थोड़ा फर्क है। जी सर बस एक कमी जो लग रही है, आपका वॉइस का जो पिच है ना बढ़ता जाता है एकदम, ओके सर थोड़ा सा वो कंट्रोल में यस मैम है ना? वो चीज़ जो है ना चेहरे पे दिखाई देती है। ओके मैम हाँ। थोड़ा सा होता है जब हम उत्तेजना के साथ बात करते हैं, जी, हमारा जी। चेहरा लाल हो जाता है, ऊर्जा निकलती है ना, तो विज्ञान के विद्यार्थी यस मैम उसी को थोड़ा सा केवल रिलैक्स जी मैम ज्ञान आपका कौशल है।
भरपूर नॉलेज। शायद परसों भी मैंने आपको बताया था, परसों भी मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछा ही जाएगा, जी सर। बता दें आपको। तो उस सेंसर का जितना आप देखिए, आपसे आते ही सर भी कोई क्वेश्चन किया जी सर। तो आप जितना, इसका कोई गाइडेंस नहीं, आप जितना अच्छा उस सेंसर को दे सकेंगे। जी सर। और ये पर्सनल बात सॉरी, मैंने कुछ चीज़ें दिखाई थी इसमें। जी सर। एक तो करंट इश्यूज की थोड़ी सी जानकारी और अपडेट करने आप, है ना? यस मैम, यस सर। थोड़ी सी कहीं ना कहीं इसमें शायद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहे आप, जी सर। है ना? तो न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ें, एडिटोरियल पेज पढ़ें और जो डिबेट्स वगैरह होती है उनको जरूर सुनिए, है ना? जी सर। तो उससे आपका आंसर और रिफाइन, आई मूवमेंट को थोड़ा सा नियंत्रित रखने का प्रयास करें। हाँ, घूमता है जो प्रश्न कर रहा है उससे आई कॉन्टेक्ट करके बात उससे जी कभी सर। बीच में इधर उधर भी देख सकते हैं, तो आपकी पुतलियाँ इधर उधर लगातार घूम रही थी, जी सर। उसको मैंने वॉच किया है। और तीसरा, आपने संवेदनशीलता को अपनी कमी माना है, लेकिन एक्चुअली आपका गुण है, बहुत बड़ा हथियार है वो, क्वालिटी है। प्रशासनिक अधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए, सबसे बड़ा गुण है ना? और जो अपनी माँ से प्रेम करता है वो दुनिया से प्रेम करता है, जी सर। ठीक है ना? जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, जी मैम। बहुत आसान है पहचान इसकी, दुखता नहीं तो दिल नहीं है। तो दुखता है इसलिए दिल है, और जी। दिल है इसलिए प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। जी मैम। यू आर गुड पर्सन और अधिकारी के रूप में आप बहुत अच्छा काम करोगे, ऐसा मुझे लगता है, जी सर। है ना? एक थोड़ा सा छोटा सा बढ़ा दें। पोस्ट लेना है, यस सर। थोड़ा सा एक सलाह और। 80% तो डिजर्व कर रहे हो आप। हम देख रहे हैं आपको प्रशासनिक Yes, अधिकारी के रूप में, थोड़ा समय लेंगे, प्रश्न जैसे ही होता है आप तत्काल जवाब देते हैं। पॉज लेना अपने अंदर एक गहरी, अपने अंदर हमको नहीं पता चले, अपने अंदर एक गहरी सांस लो, तो जो वो बोले ना शब्दों में धीरे 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 यस मैम। प्रवाह जो है बढ़ जाता है, वो कंट्रोल रहेगा। Yes. शब्दों के बीच की दूरी, है ना? ये अच्छे संप्रेषण की बातें बता यस सर, यस। एक पॉज अंदर लेना Yes, sir. 6 सेकंड का, जी सर। उसके बाद बाद आप जवाब दीजिए। आपका मस्तिष्क भी उस चीज के लिए बेहतर शब्दों का चयन कर पाएगा और बहुत संतुलित Yes, ma'am. तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, है ना? बहुत साधारण सा प्रश्न था, पहली दूसरी क्लास के बच्चे जैसा। हाँ, उसका उत्तर है हाँ, यस। 7 वॉवल होते हैं। Yes, ma'am. W और Y आपके वर्णमाला में 2 ऐसे वर्ण हैं जो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वॉवल का काम भी करते हैं। ओके मैम। उनको सेमी वॉवल कहा जाता है। इसलिए ओके मैम। आपसे प्रश्न ये हो सकता है, मान लीजिए आपने जवाब दे दिया सेमी कॉन्सोनेंट क्यों नहीं, क्योंकि कॉन्सोनेंट है ही वो, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में वो W वॉवल और का काम Y। करते हैं। कब? जब W और Y का किसी भी शब्द के अंत में आता है, आप प्रैक्टिस करके देखिए, जी, वो मैम। वॉवल का काम करता है। जी। और स्टार्ट व्हेन W and Y starts any word, एक ये अपने आप में कॉन्सोनेंट का काम करता है। तो ऐसे 7 वॉवल और 21 consonant कॉन्सोनेंट है। बावजूद भी 26 ही वर्णों की वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला। यस मैम। ठीक है ना? छोटी सी जानकारी आपको करेंगे। Yes, sir. सामान्य तौर पर मैम वो तो मैं समझ गया था, आपने पूछा है तो होता ही होगा, पर मैं हाँ बोलता तो आप मेरे से पूछते कैसे, तो इसलिए मैंने यस तो कैसे, तो मेरे पास उसकी जानकारी नहीं थी। तो ठीक। और इंदौर शहर में जीएस पढ़ डालो पूरा, जी सर। है ना? भगवत पचरा, एमआरटी, पातालपानी, सर स्टार्ट कर दिया मैंने, उस दिन आपने बोला था, उसके बाद अभी लिखने में बस अभी कार्यक्रम हुआ है। रील के नाम पे ये सब चीजें। कर भी जी, दिया, जी। लगा भी दिया, जी। मंदिर में बोर्ड लगा बोर्ड दिया। लग गया ना? ओके, ओके। हाँ, ये कर लेता हूँ मैं। सूर्य का मैंने वही चीज लिखी, करंट इश्यूज की जानकारी आपको थोड़ा सा बढ़ाइए। ठीक। बाकी उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। सर कल से बेटर है सर। हाँ, बढ़िया कैसे, आज नंबर भी दिए मैंने आपको, उस दिन भी दिए थे। जी जी इसमें आपको फीडबैक फार्मर नंबर दिया 175 में से कितने मिल जाए। जी जी सर, थैंक यू सो मच सर। और उत्तरोत्तर उन्नति करते जाओ, पोस्ट लेके आओ, तो ये चाहिए। जी सर। आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बहुत बारीक सी लकीर है, जी मैम, उसके फर्क को हमेशा बनाए रखें। ये वॉइस की तीव्रता को कंट्रोल कंट्रोल करूँगा सर। बहुत विनम्रता से धैर्य से उत्तर देना। जी सर, यस सर, एकदम उत्तर नहीं देना, जितना रोक सको रोक लो। ठीक है? ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।